morning students. So till now we have studied three qualitative properties that are related to vapor pressure. Second is your elevation in boiling point and third one is depression and freezing point. ठीक है ना? तो अब तक की जो प्रॉपर्टीज थी उनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा जानते थे. We don't know about what is osmosis and what is osmotic pressure. ठीक है ना? तो अब हम जानेंगे कि osmosis होता क्या है. osmosis का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपके पास क्या है बेटा, दो चैम्बर. जैसे मान लो दो चैम्बर, ठीक है, दो चैम्बर. एक चैम्बर में पड़ा है सॉल्यूशन और एक चैम्बर में पड़ा है सॉल्वेंट. ठीक है, प्योर सॉल्वेंट. ठीक है, तो बीच में जो लगी हुई है इसको कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, बीच में जो है उसको क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है उसके पोर्स, ये मैंने ऐसे बना तो रखा है लेकिन ये पोर्स इतने छोटे हैं, इतने छोटे होते हैं कि ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स का उसका साइज छोटा होता है बेटा, क्योंकि ऐसा साइज छोटा है और उसका साइज भी छोटा है. ठीक है ना, ओनली वाटर मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू. ठीक है ना, इतना छोटा है किसी वाटर मॉलिक्यूल के बीच से निकलता है. बाकी जितने भी एक्स्ट्रा इसमें मान लो कि पानी में आपको कुछ मिला हुआ है, जो भी आपका मिला हुआ है उसके पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि वो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो सकते. ठीक है ना, नहीं हो सकते. उसको कहते हो आप, इसको कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किस चीज़ से बनी होती है? जो मॉडर्न सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है. इसके अलावा इसकी जगह पिग ब्लैडर यूज करते हैं. पिग ब्लैडर का मतलब समझोगे तो पिग का ब्लैडर की स्किन होती है उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, उसमें भी सिर्फ इतने ही पोर्स होते हैं कि पानी अंदर बाहर हो सके. तो हमारी बॉडी के अंदर भी जो स्किन के जस्ट नीचे एसपीएम लगी होती है जो सिर्फ स्वेट को ही बाहर आने देता है. ठीक है ना, बाकी कोई चीज़ बाहर नहीं आ पाती, लेकिन स्वेट बाहर आ जाता है. जो स्वेट बाहर आ रहा है क्योंकि वो पोर्स है, वैसे उसमें इतने पोर्स है कि स्वेट बाहर आ सके. ठीक है ना, लेकिन उसको हम एज एसपीएम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे आपको पता होगा सॉल्ट में और स्वेट में और भी और अलग अलग जो होते हैं सॉल्ट्स होते हैं वो आ रहे होते हैं, जो अलग अलग सॉल्ट्स आ रहे होते हैं. ठीक है ना, उसकी वजह से इसको यूज़ नहीं कर सकते. इसके अलावा बाकी आपके एनिमल्स के वेजिटेबल्स के जो पील ऑफ होती है, ठीक है ना, वहाँ से निकल जाता है. ठीक है ना, और क्या होता है एक पार्चमेंट होता है. पार्चमेंट जो आपकी ट्री होती है, ट्री का जो बार होता है, छाल होती है, उसके पहले जो मेम्ब्रेन लगी होती है उसे पार्चमेंट कहते हैं. तो वो भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो एज अ एसपीएम. ठीक है ना, वो भी कैसे एसपीएम यूज होता है. एसपीएम एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो अपने थ्रू सिर्फ और सिर्फ वाटर को पास होने देती है. अगर प्योर सॉल्वेंट वाटर में रखा मान लो आपने, ये प्योर सॉल्वेंट जो रखा है सिर्फ यही इसके थ्रू पास हो सकता है. ठीक है ना, और कुछ भी पास नहीं होगा. तो अब जिस प्रेशर पे ठीक है ना, ये फ्लो इधर से इधर का जो फ्लो है, जो ये फ्लो हो रहा है वाटर सॉल्वेंट सॉल्यूशन में आगे फ्लो के मिल रहा है, जिस प्रेशर पे ये इक्विलिब्रियम पे आ रहा है. ठीक है ना, ये फ्लो रुक जाए, मतलब जितना इधर फ्लो हो रहा हो उतना ही वापस यहाँ से इधर पानी वापस फ्लो होगा. उस प्रेशर को आप क्या कहते हो, ब्लड प्रेशर है इक्विलिब्रियम. ठीक है, प्रेशर इक्विलिब्रियम नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर. इस प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं बेटा, पाई से. किससे बताते हैं बेटा, पाई से. पाई इज द नोटेशन यूज्ड फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को निकालने के लिए जो हमारा प्रेशर जो हमारा क्या कहते हैं सिंबल यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं, पाई कहते हैं. ठीक है ना, तो प्रोसेस होता है ये flowing of solvent into the solution. This process is known as osmosis. ठीक है ना, flowing of solvent into the solution through semi-permeable membrane
इज नोन एज ऑस्मोसिस, ठीक है ना। तो ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर पे ये रुक जाएगा। अब इस प्रेशर को आप बढ़ाओगे तो और सॉल्वेंट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर रहता है, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर रहता है दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन क्या क्या है वो ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अब इसके बाद हमें एक टॉपिक और पढ़ना है इसमें, वो है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है ना। आपको ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पता चल गया। अभी हमारी ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी में कैसे काम आते हैं ये। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? जो ऑस्मोसिस में हो रहा था, जो ऑस्मोसिस में हो रहा था, क्या हो रहा था बेटा, यहाँ से सारा का सारा जो सॉल्वेंट था वो सॉल्यूशन में मिक्स हो रहा था, और तब यहाँ पर इधर से प्रेशर लग रहा था ना, इधर से प्रेशर लग रहा था, इधर से भी प्रेशर लग रहा था, लेकिन वो क्या है, वो बराबर था, ठीक है ना। ये दोनों प्रेशर बराबर है इस तरह पे। अब जितना प्रेशर इसको इधर से इधर लाने में हुआ, ठीक है ना। जैसे मान लो कि आपकी ये कोई वैल्यू थी, इसकी वैल्यू कितनी थी, मान लो कि आपका 2 atm प्रेशर है, ठीक है ना। तो जब तक आप इस तरफ 2 atm से ज़्यादा का प्रेशर नहीं लगाओगे, 2 atm से ज़्यादा का प्रेशर नहीं लगाओगे इधर, तब तक क्या होगा, तब तक ये वापस नहीं जाएगा। दैट मीन्स अगर मान लो कि मैं इधर से प्रेशर लगाना शुरू कर दूँ, इधर से इतना प्रेशर लगाना शुरू, पहले तो उसको आना रोक दें, इतना प्रेशर लगाते उसको आना रोक दें, एक इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, कोई कुछ फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है ना। जब मैंने इधर प्रेशर लगाया, ठीक है ना, तो क्या होगा, I will force the solvent in the solution। इसमें सॉल्वेंट होगा और सॉल्यूट होगा, ठीक है। I will pressure the solvent in the solution to move through the semi-permeable membrane into the pure solvent chamber, ठीक है। तो ये जो उल्टा काम हो रहा है, ऑस्मोसिस के जस्ट उल्टा काम हो रहा है ना, ऑस्मोसिस में इधर से इधर फ्लो होता था, अब मैंने क्या किया, जबरदस्ती जानबूझ के प्रेशर जो है ज़्यादा इधर लगाया, इस प्रेशर से क्या हुआ, जो इसमें से सॉल्वेंट पार्ट था सिर्फ वो इधर पास होने लगे, क्योंकि ये एसपीएम है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को जो रिवर्स हो रहा है उसको कहते हैं बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कि फुल फॉर्म है आपके आरओ के। आपके घर में आरओ लगा होता है, उसकी फुल फॉर्म यही है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, आरओ यूएचवी और ये सब होता है। तो आरओ जो हो रहा होता है उसमें यही हो रहा होता है, पानी को क्या करते हैं, इसमें हमें पानी को फिल्टर करने का तरीका है कि एक मेम्ब्रेन है, इससे तो सिर्फ पानी ही पास हो सकता है और कुछ पास नहीं हो सकता, तो सिर्फ पानी ही इधर मिलेगा। और आप ये पानी अगर इधर से बाहर निकालना शुरू कर दो, ठीक है ना, प्रेशर यहाँ बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, या प्रेशर में बढ़ाते जाओगे तो पानी इधर से बाहर निकलता जाएगा और यह पानी यूज कर सकते हो। तो इस प्लांट में आप यूज कर सकते हो वाटर प्यूरिफिकेशन, ठीक है ना। तो ऐसे ही होता है कि इधर से क्या होता है, प्रेशर बढ़ता जाता है, यहाँ से प्रेशर बढ़ता जाता है, आप यहाँ से प्रेशर लगा लो, ये सब बंद लगा लो, ये सब बंद है, दो चैम्बर है। तो इस साइड प्रेशर लगा लो, इस साइड प्रेशर यहाँ से लगा, प्रेशर लगता गया और ये सारा का सारा सॉल्वेंट इधर होता गया। तो इसको आप कहते हो रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है ना। तो रिवर्स ऑस्मोसिस आपको समझ में आ गया ना, रिवर्स ऑस्मोसिस आपको समझ में आया, ठीक है। ओके, तो रिवर्स ऑस्मोसिस में समझ में आ चुका है, अभी हमें समझ में आ चुका है कि रिवर्स ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, ठीक है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, ठीक है। तो जो पाई था हमारा, पाई जो है हमारा इस पे डिपेंड कर रहा है। अभी तक हम लोग यही पढ़ रहे थे कि पाई किस पे, कोई कोऑर्डिनेटर प्रॉपर्टी है तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। और किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, जो आपका टेम्परेचर है, ठीक है ना, जो आपका टेम्परेचर चेंज करोगे तो अंदर का प्रेशर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ वैल्यू चेंज होगी, सॉल्वेंट चेंज होगी, इसलिए एक टेम्परेचर पे एक प्रेशर की वैल्यू होती है, और अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो प्रेशर की वैल्यू भी चेंज होगी। तो किस पे बेटा, एक कंसंट्रेशन पे, किसी कंसंट्रेशन पे और किसी टेम्परेचर पे ये करता है डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो जब मैं ऑस्मोटिक का साइन लगाता हूँ तो मैं क्या लिखता हूँ, फाई इज इक्वल टू आर, यहाँ पर सी और यहाँ आपके ऊपर सी आर टी रखा है, मैंने इसको आर सी टी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और जो आपका सी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन आपने क्या मानी है, हमेशा मोलैरिटी मान के, और हमेशा क्या मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास पे डिपेंड करते हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, कंसंट्रेशन तो आप लिखोगे
N2/V। क्या मैंने N2/V लिखा है? यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? यहाँ पर मैंने ये कंसंट्रेशन एज अ मोलैरिटी लिखा। क्या लिखा बेटा? मोलैरिटी। ये बात समझ में आई? इसको मैंने एज अ मोलैरिटी ले लिया, जो कि V, जहाँ पर V क्या है? V क्या है? वॉल्यूम। V क्या है हमारा? वॉल्यूम। क्यों बेटा वॉल्यूम के लिए? क्योंकि प्रेशर जो है वो किसी वॉल्यूम पे लगा है, ठीक है ना? वो वॉल्यूम मैटर करता है जब आप इस केस में बात करते हैं। तो आपको क्या है, ये किस पे डिपेंड करेगा? क्या कंसंट्रेशन का लिया आपने क्या लिया? मोलैरिटी, ठीक है ना? तो इसको अगर मैं और क्या कहते हैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पाई इज इक्वल टू W2 upon N2 into R into T, ठीक है? एंड पाई इंटू वी कैन बी रिटन एज दिस। देखो ये पीवी इज इक्वल टू एनर्जी से मैच कर रहा है। पी इज प्रेशर, वॉल्यूम इज इक्वल टू ये एन है, ये आर है, ये टी है। जो आर यहाँ पर था गैस कांस्टेंट, वही आर ये भी है। दिस इज आल्सो गैस कांस्टेंट। क्या बेटा? गैस कांस्टेंट। यहाँ पर गैस कांस्टेंट यूज करो, ठीक है? समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई क्या होता है बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो डिफाइन करता है इसको। तो जो हमारी आखिरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका अगर मैं फॉर्मूला आपको पूछूं तो ये है, ठीक है ना? इसमें अगर आपको W2 N2 दे रखा है और V रखा है, पाई पूछा, आप पाई बता दोगे एक टेम्परेचर में। आपको क्या दिया है? आपको पाई दिया, W2 N2 दिया, T दिया, तो आप V निकाल सकते हो। कोई भी चार चीज़ें दी होगी तो पांचवा वेरिएबल निकाल लोगे, जैसे अभी आज तक हम करते हैं। इससे रिलेटेड हमें क्या करेंगे बेटा? एक क्वेश्चन कर लेंगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेंगे ना? चलो एक क्वेश्चन कर लेंगे। चलो क्वेश्चन तो देखेंगे। क्वेश्चन जो है बुक से उठा लेंगे, ठीक है ना? एग्जाम्पल 2.11 देखेंगे, ठीक है ना? कल मैंने आपको कुछ काम दिया था, वो काम आपने करा होगा, ठीक है ना? 2.1 तक आपने एग्जाम्पल कर लिए होंगे, तो आज मैं 2.11 एग्जाम्पल करा दूँगा। तो अगर ऐसे ही क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन में दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम को ऐसे में दिया है, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दे दिया 200 सेंटीमीटर क्यूब। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है? 1 ml होता है, ठीक है ना? तो यानी कि 200 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा बताइए? वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 200 ml हो जाएगा। इसको आप 0.2 लीटर में लिख सकते हो, ठीक है ना? क्योंकि वॉल्यूम किसमें होता है हमारा? इसमें लीटर में होना चाहिए। वॉल्यूम किसमें होना चाहिए बेटा? लीटर में होना चाहिए। और समझ में आपने मोलैरिटी पढ़ी थी ना? मोलैरिटी में आपने क्या पढ़ा था कि N2/V होता है और V किसमें होता है? लीटर में होता है। ऐसे होता है ना, ठीक है ना? मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इन लीटर्स, इसलिए मैंने लीटर में निकाला। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम दिया है, फिर ना आपको सॉल्यूशन कंटेन्स सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन का सॉल्यूशन है जिसमें 1.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन है। तो प्रोटीन की वैल्यू कितनी दे रखी है? प्रोटीन का मास कितना दिया है? 1.2 ग्राम। तो W2 की वैल्यू कितनी दी है आपको? बस 1.2 ग्राम दिया है ना? 1.26 ग्राम, ठीक है ना? नेक्स्ट आपको क्या दिया है? पढ़ेंगे द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन एट 300 केल्विन। टेम्परेचर दे दिया इन्होंने कितना? 300 केल्विन। हम जब भी टी लिखते हैं हम लोग हमेशा केल्विन में ही बात कर रहे हैं, जितने भी हमारे कांस्टेंट्स होते हैं वो केल्विन के टर्म्स में होते हैं, ठीक है ना? वो केल्विन के टर्म्स में होते हैं। और इज फाउंड टू बी 2.57। और पाई के वैल्यू इन्होंने पाई की वैल्यू 2.57 into 10⁻³ बार में दिया जाता है, इट इज प्रेशर, ठीक है ना? बार में दिया तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग सिर्फ आगे की यूनिट देख के बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ दे रखी है, ठीक है ना? नेक्स्ट इज कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन। तो इसको क्या निकालना है बेटा? आपको N2 निकालना है। आपने फॉर्मूला तो पढ़ा ही था, फॉर्मूला पढ़ा था रिलेटिव में। तो N2 इक्वल टू क्या जाएगा आपका? W2 into R into T अपॉन पाई into V, ठीक है ना? ये पढ़ा था ना हमने अभी फॉर्मूला, ठीक है ना? ये पढ़ा था हमने, बस वैल्यू डालनी है, वैल्यू डालनी है 1.26। अब R की वैल्यू याद करेंगे। R की वैल्यू क्या होती थी? R की वैल्यू क्या होती थी? अगर आप केल्विन किलोमोल पे बात करते हैं तो कितने? 0.083, ठीक है ना? ठीक है, 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है।
है ना, इसमें होती है 0.83। और अगर आप इसको पास्कल में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 10⁵ हो जाता है तो 83 हो जाता है, ठीक है ना, 83 हो जाता है, 83.14 आता है आंसर, ठीक है ना। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, ठीक है ना। इंटू 300 हमारा केल्विन आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। और पाई की वैल्यू कितनी कर रखी है उन्होंने, 2.57 इंटू 10⁻³ और लीटर की वैल्यू कितनी है 0.2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा, सॉल्व करेंगे तो M2 का आंसर कितना आएगा बेटा, M2 का आंसर आएगा 61.022 लिखा हुआ है, 61 ग्राम पर मोल अप्रॉक्सीमेट लिखा हुआ है, ठीक है ना। आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर कितना आएगा 61 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। निकालना एकदम इजी था, कोई भी 4 चीजें दी होंगी, 1 2 3 4 और 5 चीजें आपको निकालनी होगी। R को नहीं दिया होगा क्योंकि R इज अ कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना, उसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, इजी था, बस आपको फॉर्मूले आ रहे हैं। तो आप 4 फॉर्मूले हो गए आपके पास, 4 फॉर्मूले हो गए जो आपको याद करना है, ठीक है ना। 4 फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, जिसमें 2 फॉर्मूले तो एकदम सिमिलर है, 2 फॉर्मूले एकदम सिमिलर है, डेल्टा टी और डेल्टा टी का फॉर्मूला है वो एकदम सिमिलर है, ठीक है ना, सिमिलर। और ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा ऐसा ही आएगा, इजी आएगा, इजी क्वेश्चन आते हैं और ये हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे कि ये हमें सब कुछ समझ में आए, ठीक है ना। तो इसके बाद 4 क्वेश्चन है आपके पास इंडेक्स के 2.9, 2.10, 2.11 और 2.12, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मैं आपको क्यों नहीं दे रहा हूँ करके लिए क्वेश्चन, मुझे पता है कि आपसे होंगे नहीं, पहले होंगे क्या नहीं होंगे, लेकिन क्या है स्टार्टिंग में क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आती है। तो अगर मैं ये वाले क्वेश्चन मैं करा दूंगा तो एक्सरसाइज क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएंगे करना, तो वो आपको होंगे। और ये डिस्कशन मैं यहीं पर ही कर ले रहा हूँ क्वेश्चन का, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या परेशानी हो रही है, क्या परेशानी आती है जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या दिया बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन, ठीक है ना। क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन 2.9 है आपका, ठीक है ना, इंडेक्स क्वेश्चन है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg, ठीक है ना। ऑलरेडी कितना दे दिया, प्रेशर दे दिया इन्होंने कितना 23.8 प्योर वाटर का मतलब 310 दिया इन्होंने, कितना दिया है 23.8 mmHg। मैंने आपको बताया था बेटा mmHg इज आल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। मैंने ये प्रेशर किसके बराबर होता है 760 mmHg के बराबर होता है, मैंने आपको बताया, ठीक है ना। नेक्स्ट इज 50 ग्राम ऑफ यूरिया, यानी W2 की वैल्यू मैंने कितनी दी है 50 ग्राम ऑफ यूरिया, ठीक है। और क्या दिया इन्होंने, और यूरिया का फॉर्मूला दिया है, यूरिया का फॉर्मूला क्या बनता है NH2 CO NH2, ठीक है। इसका मोलर मास निकालेंगे, मोलर मास में पता होगा, N2 की वैल्यू नहीं पता होगी, N2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये दिया इसका मतलब N2 की वैल्यू हमें खुद निकालनी है, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन कितने बेटा 2 है, 2 नाइट्रोजन इंटू नाइट्रोजन का मास कितना होगा 14, हाइड्रोजन 4 इंटू 1, कार्बन कितना है 8 और ऑक्सीजन कितना है 8, ठीक है ना। तो ऐड करेंगे कितना 28 4 12 और 16, ठीक है ना। कितना आंसर आएगा बेटा 10 20 30 40 कितना आ गया बेटा आंसर 60, ठीक है ना, 60 आ गया आंसर इसका, ठीक है। और क्या दिया है डिसॉल्वेंट 850 ग्राम ऑफ कितना बेटा पानी 850 ग्राम ऑफ वाटर, तो मतलब मोलैरिटी और आंसर निकाल सकते हैं। और आपको पता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना होता है, डेल्टा P नॉट बाय T1 नॉट कितना होता है हमारा, कितना होता है बेटा N2 के बराबर होता है ना, ठीक है, ठीक है। किसके बराबर होता है बेटा N2 के बराबर होता है, हमने पढ़ा था ये बात, ठीक है ना। N2 तो मोलैरिटी के बराबर होता है, ठीक है ना, इसके बराबर होता है, ठीक है ना, यानी कि मोलैरिटी के बराबर होता है।
N1 के मोल्स बहुत कम थे रिस्पेक्ट टू, सॉरी N2 के मोल्स बहुत कम थे रिस्पेक्ट टू N1, तो हमने ऐसे लिख दिया था सीधे। तो यहाँ भी देखेंगे कि N1 के मोल्स कम है, देखो 50/60 और 850 अपॉन M1 कितना है बेटा आपका 18 है ना, वाटर का कितना होता है 18 होता है ना। तो ये देखो 850/18 का मोल्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है कंपेरिजन टू 50/60 जो 0 से भी कम है, 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू है, ठीक है। तो अब क्या करना बेटा आपको, इतना हो गया आपका। तो आपने ये फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला तो पता ही, तो इस फॉर्मूले से आप क्या क्या निकाल लोगे। इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है आपसे, इस क्वेश्चन में लास्ट में पूछा है ना, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लॉगरिथम। तो रिलेटिव लॉगरिथम की वैल्यू यहाँ से आएगी और वेपर प्रेशर जब पूछा है तो इसके बराबर आएगा, देखो डेल्टा पी की वैल्यू पता चल जाएगी आपको, डेल्टा पी इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस T, ठीक है, ये वैल्यू हो गया, ठीक है, ये वैल्यू हो गया। तो आपसे पूछा है, अब इसमें पूछा है कि इस P की वैल्यू क्या होगी, इस P की वैल्यू पूछी, ठीक है। तो जब आपको डेल्टा P की वैल्यू पता चल जाएगी तो आप उस P की वैल्यू भी बता दोगे, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वैल्यूज आपको पता है डालेंगे, तो डेल्टा P नॉट आई डोंट नो, ये निकालना है, ठीक है ना। P1 की वैल्यू कितनी बेटा, P1 की वैल्यू 53.8, ठीक है। इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे आप, इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे आप, N2 कैसे निकलेगा, W2/N2 यानी कि 50/60 से निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे 50 फॉर्म में 60 और W1/M यानी कि 850 तो ऊपर कितना मिलेगा 80, ठीक है। तो ये वाली आएगी डेल्टा P की, और डेल्टा P को क्या करना है आपको, P1 में से माइनस करना है, तो P की वैल्यू लेनी है, आपको P की वैल्यू निकाली तो आप क्या करोगे, P1 नॉट माइनस डेल्टा P की जो भी वैल्यू होगी उसको इससे माइनस करोगे, ठीक है। करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। 0 से 0 हो गया 70, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट चाहिए करूँगा तो अप्रॉक्सीमेट चाहिए करूँगा और डिवाइड करूँगा, कैलकुलेटर से करना है इसको। इसका आंसर आएगा लगभग अराउंड 4.0 समथिंग, ओके ना, इतना आंसर आ रहा है इसका। तो डेल्टा P की वैल्यू कितनी आ जाएगी लगभग 4.02, ठीक है। ऐसे करेंगे, ठीक है। तो लगभग 24 के आसपास की वैल्यू है, ठीक है, 24 के आसपास की वैल्यू है। तो मैंने 24/25 होता है, तो उसके हिसाब से मैंने आंसर निकाल दिया, ठीक है। नीचे 70 है आपका, ठीक है ना। तो ठीक है, तो लगभग कितनी वैल्यू आ रही है 4.2, ठीक है, इतनी वैल्यू है, ठीक है। डेल्टा P की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा आपकी 4.2, सॉरी 0.4, ठीक है, 0.42 इतनी वैल्यू आ रही है। डेल्टा P की वैल्यू कितनी है बेटा 0.42। तो जब आपकी ये वैल्यू आई है, वैल्यू आई, इसको आपको यहाँ डालना है, वैल्यू निकालनी है, क्या है आपकी, कितना था बेटा, कितना देगा 23.8 गया था, इसमें से 0.42 माइनस, तो आपका आंसर कितना आ गया 23.38, ठीक है, mm/H। तो नया जो प्रेशर है, लोअर प्रेशर जो है वो कितना है बेटा 23.38 mmHg। ये बात समझ में आ रही है बेटा कैसे आया है, ठीक है ना। हमें जो पूछा था वो हमें बस पता लगाना है कि हमें पूछा क्या है, और फॉर्मूले में डालेंगे तो हमें सीधा आंसर पता चल जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको अप्रॉक्सीमेटली लिखना चाहो कितना लिख सकते हो 23.4 mmHg, ठीक है। अगर एक ही पॉइंट में मैं इसको करूँ, राउंड ऑफ करूँ, सेंटीमीटर फिगर की बात करते हैं ना, जब एक फिगर में आंसर दिया होता है, पॉइंट के बाद एक फिगर में एक पॉइंट का एक डिजिट का आंसर दिया होता है, एक डिजिट का आंसर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में कोई परेशानी, पढ़ने में कोई परेशानी नहीं है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है ना। बहुत इजी था क्वेश्चन, सीधे मैंने फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाल दिया, ठीक है ना। वैल्यू जो देखी उनको सीधे फॉर्मूले में डाला और आंसर निकाल दिया, बस पता कर लेंगे मुझे निकालना है, ठीक है ना। फाइनल क्वेश्चन
स्किन की वैल्यू मैंने बता दी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2.10 कैसे करना है 2.10 को। मैं इसलिए करा रहा हूँ क्वेश्चन ताकि एक बार आपको पता चल जाएगी क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है ना। कैसे करना है, सोचना कैसे क्वेश्चन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज गिवन एज, बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया बेटा 750 mmHg। क्वेश्चन पे कितना दिया है बॉइलिंग पॉइंट, इस प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट दिया है आपको 99.6। मैंने कल भी आपको बात बताई थी कि 750 mmHg पे टेम्परेचर कितना होता है 99.63 आर का टेम्परेचर है, जबकि उसका ऑर्डिनरी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 होता है। ये कम क्यों हो गया, यहाँ प्रेशर कम है, प्रेशर कम तो टेम्परेचर भी कम, ठीक है ना। इतना समझ में आ रहा है। इसमें मिला हाउ मच सक्रोज टू बी एडेड। सक्रोज का पहले फॉर्मूला क्या होता है देखिए, सक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। सक्रोज का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। सक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो निकालेंगे इसमें कितना हो जाएगा आप 144 प्लस 22 और इंटू 176, यही है ना बेटा 11 इंटू 16 176 आएगा, ठीक है ना। क्या क्या समझ नहीं आया क्या, ये 12 इंटू 12 तो 144, इसका वेट 12 और ये 12 है, 22 इंटू 22 और 11 इंटू 16 176, ठीक है ना। ये कितना आ गया आपको 342, कितना वेट आ गया बेटा इसका। यानी कि ये हमने दिया था, इसीलिए दिया था कि हम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है 342, ठीक है ना, या फिर ग्राम पर मोल लिख सकते हैं, कितना 342 ग्राम पर मोल वेट इसका। नेक्स्ट इज एडिड टू 500 ग्राम, मतलब 500 ग्राम ऑफ वाटर की, मतलब हमको W1 कितना दे दिया इन्होंने 500 ग्राम दे दिया और पूछा क्या है कि W2 कितना होगा, W2 कितना होगा, ये पूछा क्वेश्चन में, ये पूछा, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है पूरा क्वेश्चन में आपको समझा दिया। गिवन क्या है, गिवन है आपको ये टीबी नॉट गिवन है, फाइनल टीबी दिया हुआ है कितना 100, ठीक है ना, ठीक है ना। फाइनल टीबी आपको 100 है, ये बोला था ना कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। चाहे आप इसे सेल्सियस में लिख लो, यहाँ पे आप इसे केल्विन में कन्वर्ट कर लो, कितना आ जाएगा 376.63 आ जाएगा और यहाँ पर 372.63 आ जाएगा और 373 आ जाएगा, ठीक है ना। चाहे इसको केल्विन में लिख लो, चाहे आप इसको सेल्सियस में लिख लो, डेल्टा टी की वैल्यू वही रहेगी। मैंने आपको पहले भी समझाया था, डेल्टा टी की वैल्यू वही रहेगी। तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आ रहा है, एलिवेशन आपका बढ़ रहा है बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखो लिखता हूँ, ठीक है ना। एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा टी डिजिटल है, ठीक है ना। W2 इंटू KB इंटू 1000, ठीक है ना, अपॉन W1 इंटू यही होती है। क्वेश्चन में पूछा गया मुझसे, जैसे W2 पूछा, बाकी सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर KB तो दिया ही नहीं, KB के लिए क्या करना है, जो पीछे एक टेबल दे रखी थी जो मैंने आपको बताई है, इसमें KB और टेबल है, वहाँ से देखना, KB देखना है, वहाँ से KB वहाँ से देखेंगे। तो KB कितना दिया है, देखो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू देखेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू देखेंगे, KB की वैल्यू दी है, KB वैल्यू दी है 0.52, ठीक है ना। वाटर की बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया है 0.5, सब कुछ वैल्यू हमारे पास पता है। W2 हमें निकालना था, डेल्टा टी निकालना है, कितना आ जाएगा डेल्टा टी, जल्दी जाएगा 0.37, कितना ही आएगा, कैसे आएगा 100 माइनस 99.63 लिख दिया मैंने और माइनस किया तो मेरे पास आ रहा है 0.37, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है ना, कहाँ से आया मेरा 0.37, तो 0.37 को केल्विन में लिखेंगे, ठीक है ना। क्यों लिखेंगे केल्विन में, क्योंकि हमारे जो केबी की यूनिट है वो भी केल्विन में होती है, ठीक है ना। क्या होती है केबी की यूनिट बेटा, केल्विन केजी पर मोल होती है, केल्विन केजी पर मोल होती है, इसमें इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। फिर W2 की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है ना। केबी की वैल्यू 0.52 होगी आपकी, इसकी वैल्यू 1000, ठीक है। W1 कितना दिया बेटा 500 दिया है, M2 की वैल्यू हमने अभी निकाली है 342। इसको अंदर ले जाएंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको अंदर ले जाएंगे और सॉल्व करेंगे।
सॉल्व करके आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। W2 इज इक्वल टू 0.37 इंटू 500 इंटू 342 डिवाइडेड बाय 0.52 इंटू 1000। सो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हम वैल्यू कितनी आनी चाहिए, आपके लिए नीचे लगभग 121 पॉइंट, आपकी वैल्यू आनी चाहिए 121.70, ठीक है ना। W2 की वैल्यू आपकी कितनी आनी चाहिए 121.70, ठीक है, कितनी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट इज यानी कि अगर आप इतना 121.7 ग्राम के मिलाओगे, आप सक्रोज मिलाओगे हाफ kg ऑफ वाटर में, तो क्या होगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट 750, मतलब 750 दैट इज नॉट अ नॉर्मल प्रेशर ना। आपका प्रेशर नॉर्मल कितना होता है 760 होता है। तो यानी कि जो कम प्रेशर है, कम प्रेशर पे भी उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वापस 100 पहुंच जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉइंट अगर प्रेशर डिफरेंट होता तो बॉइलिंग पॉइंट 100 से ऊपर चला जाता। अगर 760 mmHg प्रेशर होता तो बॉइलिंग पॉइंट इतना भी जाने पर 100 से ऊपर चला जाता, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है आपको। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2.11, क्या दिया 2.11 में, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड का मास मतलब विटामिन सी क्या होता है हमारा, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है ना। तो आजकल आप बहुत खा रहे हो, ठीक है ना, विटामिन सी की जो गोलियां खा रहे हैं वो क्या है, बस एस्कॉर्बिक एसिड है। तो मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड टू बी डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है ना, ठीक है ना। एसिटिक एसिड क्या हुआ, CH3COOH, ठीक है ना। और आपका एस्कॉर्बिक एसिड क्या हुआ, C6H5, ठीक है, C6H8O6, ठीक है ना। ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड होगा, ये आपका एसिटिक एसिड होगा, ठीक है ना। टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट टू 1.5 मेल्टिंग पॉइंट मतलब आप फ्रीजिंग के पास चले जाना, फ्रीजिंग में तो होती है मेल्टिंग, फ्रीज होगा पहले, फिर मेल्ट होकर क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा, ठीक है ना। फ्रीज होगा पहले, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट पे पहले पहुंच जाए। फ्रीजिंग पॉइंट पे जो हमारा हमने वो लेना है, क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन हम क्या लेना है, KF, ठीक है। KF किसका देखना है आपको, केस देखना है आपको एसिटिक एसिड का, क्योंकि इस समय जो सॉल्वेंट है वो एसिटिक एसिड है। कुछ बोल रखा है ना क्वेश्चन में कि इसको इसमें मिलाया है, ठीक है ना। दिया भी गया है कि इसका जो मास है वो 75 ग्राम, दैट इज ज़्यादा है। द मास ऑफ कैपिटल मास ऑफ, तो हमें क्या निकालना है बेटा, इसमें W2 निकालना है एस्कॉर्बिक एसिड का। M2 की वैल्यू क्या है बेटा, M2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा बेटा, 72 प्लस 8 प्लस 16 इज 96, ठीक है ना, ये है 6, ठीक है, कितना आ गया 176, कितना आ गया इसका इंटू 176। CH3COH इसका निकालेंगे, कितना आएगा 24 प्लस 4 प्लस 32, ठीक है ना, कितना हुआ ये 60, कितना आया बेटा ये, तो M1 कितना आएगा 68, ठीक है ना, M1 60 है और W1 की वैल्यू ऑलरेडी कितनी दी है उन्होंने 75 ग्राम। और KF की वैल्यू है हमारी, KF की वैल्यू है 3.9 केल्विन केजी पर मोल, कितनी है बेटा 3.9 केल्विन केजी पर मोल, ठीक है ना। इसकी एसिटिक एसिड की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, हाँ दे रखी है, एसिटिक एसिड की वैल्यू दे रखी है, लास्टिक एसिड है 3.9 दे रखा है, वहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट लोअर कितना है, तो डेल्टा TF की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा TF की वैल्यू दे रखी है, ये निकाल डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है, कितना लोअर हुआ है 1.5 डिग्री सेल्सियस, कितना लोअर होगा बेटा 1.5 डिग्री सेल्सियस, कितना कम होगा, देखेंगे कितना कम होगा तो कैसे होगा, ठीक है। इसके लिए बस वही फॉर्मूला लगाएंगे दोबारा से, तो हमें W2 निकालना है, तो W2 कहाँ होता है बेटा, ऊपर होता है, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू W2 इंटू KF इंटू 1000, ठीक है, ये फॉर्मूला है। डिवाइड कर देंगे इसको W1 इंटू, ठीक है,
सारी वैल्यूज डालेंगे और निकाल लेंगे W2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, हीटर गैस की वैल्यू कितनी है 1.5, ठीक है ना, इनटू W1 is 75 into M2 is 176, it is divided by M1 is 60, ठीक है, M1 60, divided by KF की वैल्यू कितनी है, KF की वैल्यू 3.9, ठीक है ना, 3.9 है और इंटू 1000, तो ये आपकी वैल्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे और व्हाट विल गेट, इसको सॉल्व करने के बाद द आंसर यू विल गेट इज अप्रॉक्सीमेट टू 5.07। यहाँ पे अगर आप इसको दो नंबर दो ले लो 5.1 का आंसर इसका एक्सेप्टेबल है। तो तब आपको यहाँ से निकलना है 5.1 से लेकर 5.1 से 5.05 से 5.1 के बीच में आंसर निकालेगा, तो ये आंसर सही निकलेगा, ठीक है। 5.1 आपका आंसर है। तो कितना ग्राम आपको डालना है, 5.1 ग्राम सिर्फ आपको क्या डालना है, आपका एस्कॉर्बिक एसिड डालना है कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सिर्फ 1.5 डिग्री सेल्सियस से ही कम है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है, ठीक है, क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, पता चलना चाहिए कि सॉल्व कैसे होता है, ठीक है ना। इसलिए मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बस लास्ट में कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी कर रखी है इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्यों काटना पीटना वो टाइम खर्च होता है आपका, आप खुद कैलकुलेशन करोगे। अगला पूछा है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल exerted by the solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass 185,000 in 450 ml of water by 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, सबसे पहले दिया है हमें निकालना है पाई, हमने पूछा कि ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो पाई निकालना है, ठीक है। आर की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, इसमें पाई में तो CRT होता है, CRT होता है, ठीक है ना। और सी की वैल्यू यहाँ पर क्या लेनी है, हमें यहाँ पर मास क्या देखा ml में दे रखा है ना, तो यानी क्या क्या है N2/V निकालना है, N2/V, ठीक है, इसमें लिखिए ये वैल्यू है। आर की वैल्यू कितनी है 0.083, मैं आपको भी बताई थी, ठीक है ना। टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में लेनी है, कितना दिया आपको 37 दिया, 273 प्लस 37 कितना आ गया बता, यहाँ पर कैलकुलेट करने का यहाँ पर डिफरेंस नहीं है, पूरा टेम्परेचर है, इसलिए आपको केल्विन में लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। 1 और ये 310 केल्विन, ठीक है ना, 310 केल्विन आ गया आपका टेम्परेचर। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर बाय द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर, तो W2 की वैल्यू कितनी दी है बेटा 1 ग्राम दी है। और पॉलीमर के बारे में नहीं बताया, पॉलीमर के बारे में मोलर मास बताया, M2 पॉइंट क्या बताया, बताया 185,000। आप सोचोगे इतना मोलर मास कैसे हो सकता है बेटा, ये पॉलीमर बहुत लंबी चेन होती है, ठीक है ना, बहुत लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, इसलिए इसका मास इतना ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। इन वाटर कितना है आपका, वाटर कितना है 450 ml, ठीक है ना। तो इसको लीटर में लिख लेंगे 0.45, ठीक है ना, और वैल्यू डाल के सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने क्वेश्चन में पूछी किया था करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर में कितना आ जाएगा, N2 की वैल्यू डालेंगे, W2 इज 1 ग्राम, N2 इज 185,000 into 0.45, ठीक है ना, into 0.83 into टेम्परेचर में कितना आया 310, ठीक है, ठीक है। ये सारी मेरी वैल्यू थी और अब पूछा गया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे और आंसर कितना आ जाएगा, लगभग आपका आंसर आएगा आपका 30.96 into 10⁻⁵ बार, ठीक है, इतना लिख सकते हो, ठीक है ना। और इसको आप और लिख सकते हो 30.96 पास्कल, कितना जाएगा पास्कल, जो आंसर आया वो आपका बार में आया, ठीक है ना, उसको आप क्या लिख सकते हो पास्कल में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो पास्कल में लिख सकते हो। प्रेशर वो आपका बार में है ना, ठीक है ना, जो प्रेशर होता है वो आपका बार में आता है और उसको आप पास्कल में ऐड कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, क्या होता है बेटा 10⁻⁴
5 पास्कल पास्कल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 1 बार। तो एक बार से पास्कल बनाने के 10 बार 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बार 5 से कट जाएगा और उसको आप सीधे पास्कल में लिख सकते हो। उसमें प्रेशर आपका कितना आ गया, अगर आप इतना प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा, तो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बीच में इक्विलिब्रियम बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्या आपके क्वेश्चंस रिलेटेड टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और इसके बाद आप क्या पढ़ोगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एब्नॉर्मलिटी जो आती है मोलर मास को जो हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हम फॉर्मूला में कैलकुलेट करते हैं तो हमारा वैल्यू गलत आती है अगर उसमें डिसोसिएशन पूरा ना हो। ठीक है, और डिसोसिएशन आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा अपने 11th क्लास में, अगर नहीं पढ़ा है तो वो थोड़ा मैं इलेबोरेट करूँगा, फिर आप उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी।